हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यह वीडियो है कक्षा 10 के लिए, जो कि इतिहास से आपका चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न 25 बताएंगे, जो कि टारगेट किसके लिए होगा, 2026-27 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी कि जो 2027 फाइनल एग्जाम देंगे क्लास 10th के लिए, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हम रोज चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे दोस्तों। और अगर ये सब कर लेते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है इस चैप्टर से। इसी तरह लगभग 4 पार्ट का वीडियो आएगा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से आज से ही जुड़ जाइए, काफ़ी हेल्प होगा 2027 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो है देख सकते हैं किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो है पहला देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि पहला है 1976, दूसरा है 1789, तीसरा है 1815 ईस्वी और चौथा यानी डी नंबर है 1848। तो अगर आप पढ़े होंगे तो सबको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुआ था दोस्तों, वो 14 जुलाई, पूरा डेट है 1789 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। तो आप इसे OMR पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो फ्रांस का शासक था। ठीक है, बाकी बात जर्मनी ऑप्शन है, इटली है और रूस है, लेकिन ये तीनों का नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का जो है एक शासक था। ठीक है, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो और भी बेहतरीन होगा दोस्तों रिवीजन के लिए एग्जाम के समय। ठीक है, बाकी बात चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, कोड नेपोलियन किसने लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, कोड नेपोलियन जो है किसने लागू किया था, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा सही। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कानून लागू किया था कोड नेपोलियन के नाम से। ठीक है, उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वीना कांग्रेस का आयोजन, यानी कि वीना कांग्रेस या फिर वीना संधि, दोनों में से जो भी आपका सवाल पूछा जाएगा उसको जवाब देना कब हुआ था। तो वीना कांग्रेस का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 1815 ईस्वी, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वीना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, आपका इससे 2 क्वेश्चन बनेगा, जो कि वीना कांग्रेस कब हुआ था दोस्तों, तो 1815 में। अगर पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन थे, किसने किया था तो यहाँ पे मेटरनिख हो जाएगा। ठीक है, मेटरनिख ने किया था, वीना कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा जियुसेप्पे मैत्सनी, जियुसेप्पे मैत्सनी। जो भी उत्तर में 2 से 3 तरह का इसका नाम है दोस्तों, जियुसेप्पे मैत्सनी, जियुसेप्पे मैत्सनी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो इसका यह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न क्या कहता है, जर्मनी के एकीकरण का नायक किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसका नायक किसको कहते हैं, तो ओटोवन बिस्मार्क को। ठीक है, ओटोवन बिस्मार्क को जर्मनी का नायक कहा जाता है। ठीक है, अध्यक्षता यानी नायक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है 8वां, इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आपका जब इटली का एकीकरण हो रहा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो वही मेजनी, काउर और गेरिबाल्डी का। ठीक है, इसका तीनों का जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा इटली का एकीकरण। बाकी बात दोस्तों, अगर आपको इससे
सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छा से चैप्टर वाइज चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करना सब्जेक्टिव, आपको जो है बहुत अच्छा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा। और हाँ, लक्ष्य है 2027 बोर्ड एग्जाम आप लोग काफ़ी अच्छा से नंबर ला सकते हैं झारखंड बोर्ड वाले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है 9 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखना 1871 ईस्वी में। आगे चलिए 10वां प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्र प्रतीक क्या है दोस्तों, वो मारियान है। और जर्मनी का पूछेगा तो जर्मनिया है, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो मारियान है दोस्तों, इसका राइट उत्तर। अगर आपका यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक क्या है तो जर्मनिया है, ठीक है। राइट उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन 10 का यहाँ पे फ्रांस का पूछा है तो इसका मारियान होगा। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे भी पूछ दिया जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तो वही जर्मनिया है, ठीक है। जर्मोनिया या जर्मनिया जो भी रहेगा ऑप्शन में वही मारना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी तो बिस्मार्क ने, ठीक है। और आप लोग ये भी कमेंट करना कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए जो कि 2024, 23 और 25 में पूछा गया है, ठीक है। सारा कुछ रिवीजन भी कराएंगे। अगला चलिए देख सकते हैं, काबूल रेगा या फिर केवूर किस देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो सार्डिनिया पिडमोंट का था, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गैरीबाल्डी किस देश के महान राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। गैरीबाल्डी जो है किस देश के महान राष्ट्रवादी थे, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर इटली का था, इसका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, ठीक है। 1848 में जो क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों वो सबसे पहले कहाँ हुआ था तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसका याद रखना फ्रांस में सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या है, यानी कि स्रोत चीज़ें क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, वो फ्रांसीसी क्रांति है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति हुआ यही सबसे बड़ा जो है प्रेरणा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्या कहता है 17, वीना कांग्रेस का मुख्य जो है उद्देश्य क्या था। वीना संधि या फिर वीना कांग्रेस का वो मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों वो पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना थी, ठीक है। याद रखना इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी, ठीक है। जर्मन साम्राज्य की घोषणा वारसराय महल में हुई थी, ठीक है। वारसराय महल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, जर्मनिया किसका प्रतीक है। इस तरह से भी उल्टा के आपको सवाल देख सकते हैं कैसे पूछा जाता है, जो कि जर्मनिया किसका प्रतीक है तो जर्मनी का जो प्रतीक है वो क्या है जर्मनिया। और मारियान किसका है तो फ्रांस का। देख सकते हैं इस तरह से भी क्वेश्चन आपका एक एक क्वेश्चन जो है बताए हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे और आप इसका उत्तर धाई धाई दे देंगे, ठीक है। 21 है, बिस्मार्क किस राज्य के प्रधानमंत्री थे तो बिस्मार्क फरसा का, ठीक है। फरसा का इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल, मेजनी किस विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। मेजनी जो है किस विचारधारा के समर्थक थे तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रवाद का। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था। इटली का एकीकरण याद रखना 1877 ईस्वी को पूरा हुआ था। अगला चलिए 24 नंबर सवाल क्या है, नेपोलियन का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था, यानी कि नेपोलियन का खत्मा या फिर पतंग जो है किस युद्ध के बाद हो गया तो वाटरलू, याद रखना, ठीक है। एक वाटरलू का युद्ध हुआ था वो खत्म हो गया इसके बाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 25, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख परिणाम क्या हुआ, यानी यूरोप में जब राष्ट्रवाद हुआ दोस्तों उसका प्रमुख परिणाम जो है क्या हुआ
तो लास्ट में क्या हुआ, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन VVI बता दिए। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी 25 से 50 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। इसी तरह से लगभग 1 से 2 दिन में एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे और फिर एक चैप्टर का जो है पूरा सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में लाएंगे दोस्तों, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चैनल से, इसलिए जुड़ जाइए। तो चलिए इतना ही वीडियो था। आई होप आप सभी को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए 2027 एग्जाम के लिए अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।